बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम 11 बायो में चैप्टर 4 ए सेलुलर लाइफ पढ़ रहे हैं। आज हम दो एसएलओ कवर करेंगे। पहला एसएलओ है डिस्क्राइब करें कॉजेटिव एजेंट को, सिम्टम्स को, ट्रीटमेंट को और प्रिवेंशन को। किसकी? फॉलोइंग वायरल डिजीजेस। कौन कौन सी हैं हमारे पास? हेपेटाइटिस सी है, हर्पस है, पोलियो है और लीफ कर्ल वायरस डिजीज है कॉटन की। यानी 4 डिजीजेस हैं और हर डिजीज की 4 बातें हमें कह रहा है डिस्क्राइब करो, कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। और दूसरा हमें कह रहा है लिस्ट द सोर्सेज ऑफ ट्रांसमिशन फॉर ईच ऑफ द अबव मेंशन्ड डिजीजेस। ये जो 4 डिजीजेस ऊपर मेंशन हुई है ना, इन सब में इस डिजीज की ट्रांसमिशन कैसे हो रही है, सोर्स क्या है जहां से ये डिजीज आ रही है। यानी आसान अल्फाज में हमने इन 4 डिजीजेस के बारे में 5 चीजों को डिस्कस करना है। वन बाय वन हम देखते हैं। टॉपिक हमने इससे नॉलेज लिया है वायरल डिजीजेस। क्या है? सिंपली ऐसी डिजीजेस जिन्हें वायरस कॉज करते हैं, बच्चों वाली चीज है। ये आपके पास ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट, इवन बैक्टीरिया तक को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम पीछे बैक्टीरियोफेज में पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसमें हमने सिर्फ अपने इन डिजीजेस तक ही महदूद रहना है। हमारे पास हेपेटाइटिस की और भी टाइप्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एसएलओ बड़ा स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस सी को मेंशन कर रहा है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस हम कहते हैं ये लिवर की इंफ्लेमेशन है, लेकिन हमारे केस में इसे वायरल इंफेक्शन करवा रहा है। इंफ्लेमेशन क्या है? मैंने आपको इसका आइडिया दिया हुआ है। हमारे पास जब भी किसी जगह पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस अटैक करता है तो आप देखते हो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है और उस जगह पे मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ स्पेसिफिक सिग्नल्स रिलीज करते हैं जिससे आपके इम्यून सिस्टम को पता लगता है और आपका ब्लड जो है उसका फ्लो, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंफेक्शन हुआ होता है उस तरफ ब्लड का फ्लो इंक्रीज कर दिया जाता है। जब ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा होता है तो उसके साथ साथ ब्लड में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स भी वहां ज्यादा पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और जो आपके दुश्मन के सोल्जर हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस फाइटिंग के दौरान दोनों साइड से वेपन्स यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं जो मजीद उस प्रोसेस को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, इस सारे प्रोसेस में फिर आप देखते हो वो जो स्पेसिफिक साइट है ना वो रेड होना शुरू हो जाती है। क्यों? ब्लड का फ्लो ज्यादा हो रहा है। ब्लड का फ्लो ज्यादा होने से जहां वो रेड हो रही है वहीं आप देखते हो वो वार्म भी हो रही होती है, क्योंकि ब्लड के साथ टेम्परेचर भी, वहां हीट भी आ रही होती है। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे जो आपके सोल्जर्स, एनिमी के सोल्जर्स यानी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, वायरस, बैक्टीरिया, वो किल हो रहे होते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं। उस वजह से आप देखते हो वहां पे आपके पास स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इलामात आती हैं इस सारे प्रोसेस में जिसे आप कहते हो इन्फ्लेमेशन। अगर ये आपके पास लिवर में हो जाए तो आप इसे कहते हो हेपेटाइटिस। और इसमें हमारे केस में जनरली आप देखते हो वायरल इंफेक्शन होता है जो ये इन्फ्लेमेशन यानी हेपेटाइटिस करवा रहा होता है। लेकिन हेपेटाइटिस सिर्फ वायरल इंफेक्शन तक महदूद नहीं है, आपके पास बाजुकात डिफरेंट टॉक्सिन्स भी हेपेटाइटिस करवाते हैं, जैसे अल्कोहल या ड्रग्स हो गए। ठीक है, ये मल्टीपल टाइप्स हैं। हम अपना स्पेसिफिकली सी को हाईलाइट करने लगे। सिम्टम्स क्या है ओवरऑल अगर हम बात करें तो हेपेटाइटिस की सिम्टम्स टाइप टू टाइप वेरी भी करती हैं, लेकिन एक चीज जो आप कॉमन देखोगे, फटीगनेस होगी, जिस्म थकेगा बहुत ज्यादा। जॉन्डिस देखने को मिलेगा। जॉन्डिस क्या होता है? इसमें आप देखते हो आपकी स्किन या आईज के जो व्हाइट पोर्शन है ये येलो हो जाते हैं। येलो इसलिए हो जाते हैं कि आपके पास लिवर में एक वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा होता है बिलिरुबिन। ये आरबीसी की ब्रेकडाउन से आता है और लिवर इसे प्रोसेस करता है, बाद में इसे फिर बॉडी से रिमूव करवा देते हैं। लेकिन जब लिवर जो है उसमें इंफ्लेमेशन हो जाए, लिवर हेल्दी ना रहे, तो आप देखते हो लिवर बिलिरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपके ब्लड में बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। बिलिरुबिन कंसंट्रेशन ज्यादा होने से फिर आप देखते हो कि आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, आपकी स्किन जो है, आईज के व्हाइट पोर्शन जो है ये येलो होना शुरू हो जाते हैं, जिसे आप कहते हो जॉन्डिस हो गया, यरकान हो गया आसान अल्फाज में। एब्डोमिनल पेट,
पेन, पेट में दर्द, नौसिया, पतली फील होना, वॉमिटिंग, उल्टी आना, डार्क यूरिन, ठीक है, वही बिलिरुबिन जो है वो फिर आपके यूरिन से जब रिमूव हो रहा है बिना प्रोसेस हुए तो आपके यूरिन का कलर डार्क हो जाते हैं। ठीक, ट्रीटमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, ये वेरी करता है टाइप टू टाइप और सिवियरिटी ऑफ हेपेटाइटिस से। क्या आपके पास सिंपल वो देखो, एक साइड पर नॉर्मल आई है, दूसरी तरफ आप देखो येलोनेस दिखाई हुई है। इसे हम पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है इसकी वजह क्या है, हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, हमने वही 4-5 चीजें बतानी है, कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव मेजर, सोर्स ट्रांसमिशन का, ये सारी चीजें हम इन डिजीजेस में पढ़ेंगे। ये जो हेपेटाइटिस का वायरस है इसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सोर्स क्या है, ये आपके पास स्प्रेड होता है जब आप इन्फेक्टेड ब्लड के साथ राब्ते में आते हो। इन्फेक्टेड ब्लड के साथ राब्ते में आने का मतलब है एक इंडिविजुअल है जिसको हेपेटाइटिस सी है, समहाउ अगर आप उसके ब्लड के साथ इन कांटेक्ट आ रहे हो, जैसे अगर वो एज ए डोनर आपको ब्लड दे रहा है और आप रेसिपिएंट हो, तो इसका मतलब है आप उसके ब्लड के साथ राब्ते में आ रहे हो। इस केस में उसके ब्लड से वो वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कॉमन सोर्सेज हैं इसके, जैसे इंजेक्शन ड्रग यूज। अगर आप सेम इंजेक्शन यूज करते हो ड्रग देने के लिए, आपने एक इंजेक्शन से हेपेटाइटिस सी के पेशेंट को ड्रग दी, नेक्स्ट टाइम आपने उसी इंजेक्शन में किसी और पेशेंट को ड्रग दी, अब अगर आपने वो सेम इंजेक्शन यूज किया है तो इससे भी हेपेटाइटिस सी स्प्रेड करेगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये ऊपर अभी समझा चुका। इसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट, हेपेटाइटिस सी का पेशेंट जो है अगर वो एज ए डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हिस्सा ले रहा है तो जिसे ऑर्गन रिसीव किया जा रहा है, जो रिसीव कर रहे हैं, उसमें भी ये वायरस ट्रांसफर होगा। हेल्थ केयर सेटिंग्स विद इनएडिक्वेट स्टेरिलाइजेशन, अगर आप जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अगर वो ठीक से स्टेरिलाइज नहीं है तो आपके पास तब भी आप देखते हो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, अगर मदर के अंदर हेपेटाइटिस सी है तो बर्थ के प्रोसेस में आप देखते हो कि वो वायरस चाइल्ड इसमें भी ट्रांसफर हो जाता है, चिल्ड्रन में भी, चाइल्ड में। और इसके अलावा अनसेफ टैटू या पियर्सिंग प्रोसीजर, ठीक है, टैटू प्रोसेस के दौरान भी फर्स्ट टाइम आपने उस इंस्ट्रूमेंट से किसी हेपेटाइटिस सी के पेशेंट पे टैटू बनाया है और नेक्स्ट टाइम बिना स्टेराइल किए उसको दोबारा किसी हेल्दी इंडिविजुअल पे यूज कर लिया है, तो इस दौरान भी आप देखते हो ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो इसकी ट्रांसमिशन को कम कर सकती हैं अगर हम उन्हें एहतियात करें। इसके अलावा अगर आप एंटीवायरल मेडिकेशन यूज करते हो तो वो दोनों तरह के हेपेटाइटिस सी, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी, दोनों के इलाज में मदद देते हैं। कल हम एक्यूट और क्रॉनिक की टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करके आए हैं। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं, अगर आप किसी डिजीज के साथ एक्यूट का वर्ड लगा रहे हो तो ये ऐसी डिजीज है जो एकदम सडनली हो रही है और हाई इंटेंसिटी के साथ हो रही है और कुछ टाइम के बाद आप देखते हो वो कंट्रोल भी हो जाती है। ठीक, क्रॉनिक क्या है, ये एकदम सडनली नहीं होती, शुरू में आप देखते हो इसके सिम्टम्स भी अपीयर नहीं हो रहे होते, जो पॉजिटिव एजेंट है वायरस या बैक्टीरिया वो फैलता रहता है बॉडी में, बॉडी के अंदर जब वो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाते हैं तब उसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर होते हैं, उस वक्त आपके लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कहते हैं आप एंटीवायरल मेडिकेशन से क्रॉनिक और एक्यूट दोनों तरह के हेपेटाइटिस सी का क्योर कर सकते हो। हाँ, पीपल जो है वो बाजुकात सिरोसिस डेवलप कर लेते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी वायरस में, इस केस में फिर हमें ट्रीटमेंट के तौर पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ती है। सिरोसिस क्या है, लिवर है, इसमें इंफ्लेमेशन हो रही है जिसे आप हेपेटाइटिस कह रहे हो, और ये अगर इंफ्लेमेशन हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हो रही है तो आप इस लिवर की इंफ्लेमेशन को हेपेटाइटिस सी कह रहे हो। अब इस दौरान जब लिवर के टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं ना तो वो उसको रिकवर करने की कोशिश करता है और वहां पे नए टिश्यूज बन रहे होते हैं। वो जो नए टिश्यूज बनते हैं वो पहले की तरह हेल्दी नॉर्मल प्रॉपर टिश्यू नहीं बन पाते, वहां पे आपको स्कार्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके पास ये प्रोसेस क्रॉनिक डिजीज में कंटिन्यू रहता है कि मुसलसल लिवर के हेल्दी टिश्यू डैमेज हो रहे हैं और उसकी जगह नए बनने वाले टिश्यूज में स्कार्स हैं, तो आपके पास वो कंडीशन जो अपीयर होती है उसे आप बोलते हो सिरोसिस। ये देखो, आपके पास एक तरफ हेल्दी लिवर है और दूसरी तरफ देखो सिरोसिस लिवर जो है वो किस तरह का नजर आ रहे हैं, जहां पे आपको बाकायदा स्कार्स नजर आ रहे हैं
क्यों? क्योंकि यहां पे क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी हुआ है। ठीक, इस केस में फिर आप देखते हो कि आपके पास बेहतरीन ट्रीटमेंट ये रह जाता है कि आप उस सिरोसिस लिवर को निकालो और किसी हेल्दी डोनर से लिवर ट्रांसप्लांट करवाओ। ठीक है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। ठीक है, कि हम वैक्सीन के इस्तेमाल से इसके लिए हमेशा के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर लें, अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं हुई। प्रिवेंशन क्या है? केयर करनी चाहिए। जब आप ड्रिंकिंग कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो किसी ऐसी जगह में जहां पे पुअर सैनिटेशन है या पुअर वाटर क्वालिटी, जहां पानी की क्वालिटी खराब है या जहां सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, ऐसी जगहों से पानी ना पिया जाए या उस पानी के अंदर स्विमिंग ना कीजिए। ये एक आपके पास प्रिवेंटिव मेजर है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक क्लींजर्स यूज करने चाहिए टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, एंटीसेप्टिक मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सके। ठीक, स्पेशली उन टॉयलेट्स के इस्तेमाल में ये क्लिंजर यूज करने चाहिए जब आपको खदशा हो कि आपकी फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस है। ठीक है, हैंड वॉश करने चाहिए आफ्टर टॉयलेट और बिफोर ईटिंग। गुड हाइजीन रखनी चाहिए, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना चाहिए और अनहेल्दी लिविंग कंडीशन से भी बचना चाहिए। इसके अलावा जब भी आपको बॉडी फ्लूइड की ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़े तो पहले स्क्रीनिंग करवा लेनी चाहिए। अगर आप प्लाज्मा, ब्लड या सीरम ट्रांसफर कर रहे हो, पहले उसे अच्छे से स्क्रीन कर लो, कहीं इसमें हेपेटाइटिस सी का वायरस तो नहीं है। ये आपके पास फर्स्ट डिजीज यहां पे कंप्लीट हुई। अगली हमारी डिजीज है हर्पस। हर्पस जो है, इसके वायरस को आप कहते हो हर्पस सिंप्लेक्स वायरस, जो कि दो तरह का है और इसी वजह से हर्पस की टाइप्स भी दो तरह की है। एक आपके पास है ओरल हर्पस, इसे कॉज करवाता है हर्पस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1। इसमें क्या है, आपके पास फीवर हो रहा है और इस फीवर के दौरान आप देखते हो ब्लिस्टर्स बनते हैं आपके माउथ के अराउंड। ठीक है, आपके मुंह जो है इस पे माउथ के अराउंड ब्लिस्टर्स बन रहे होते हैं। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? फ्लूइड फिल्ड स्कार्स, पानी वाले जो दाने नहीं होते, ये अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। सेकंड आपके पास हर्पस की टाइप है जेनिटल हर्पस, इसे कॉज करवा रहा होता है हर्पस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। इसमें क्या होता है, जो जेनिटल एरिया है या रेक्टल एरिया है, यहां पे जख्म बनते हैं, सोर्स बनते हैं। जेनिटल कहते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, ट्रांसमिशन इसकी जो ओरल हर्पस है, इसकी ट्रांसमिशन होती है ओरल टू ओरल कांटेक्ट या फिर यूटेंसिल्स की शेयरिंग से। यूटेंसिल्स कहते हैं खाने के बर्तन को। अगर एक बर्तन में हर्पस के पेशेंट ने खाना खाया है और उसके बाद बिना साफ किए उसी में किसी हेल्दी इंडिविजुअल ने खाना खा लिया है, तो उसमें इसका वायरस ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जेनिटल हर्पस जो है वो आपके पास ऑब्वियसली सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू फैल रहा होता है। सिम्टम्स क्या आती हैं? दोनों में आप देखते हो शुरू के अंदर आपको पेन फील होगी, टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस कहते हैं किसी ऐसी जगह पे टच करने पर पेन फील होना। किसी भी एरिया को जब आप बॉडी पे टच करो, अगर उस बॉडी एरिया में पेन हो तो आप उसे टेंडरनेस कहते हो। या फिर आप देखते हो इचिंग होती है कि आपको वहां खारिश सी होती है। इसके अलावा हेडेक है, सरदर्द और फीवर जैसे इलामात हमें देखने को मिलते हैं। कहते हैं आपके पास पेनफुल ब्लिस्टर्स, वही फ्लूइड फिल्ड स्कार्स बन सकते हैं, अल्सर हो सकता है, प्रॉपर जख्म बन सकता है इन्फेक्शन साइट पे, और बाज़ औक़ात आप देखते हो आपको फ्लू जैसी इलामात शुरू हो जाती हैं। ये आपके पास सिम्टम्स हैं हर्पेस की। प्रिवेंशन क्या है जी? प्रिवेंशन में हम वो जो सोरनेस वाली जगह है जहां जख्म हुआ है पेशेंट को, हम डायरेक्ट उसको कंटेक्ट नहीं करते, अवॉइड कर रहे होते हैं। अनहेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी से बचते हैं। किसी भी किस्म की पर्सनल आइटम्स जो है वो शेयर नहीं करते जिसमें खदशा होता है कि पेशेंट जो है उसकी पर्सनल आइटम में वायरस हो सकता है जो हेल्दी पर्सन तक ट्रांसफर हो सकता है। यही वजह है कि हम अक्सर देखते हैं बाज औकात लोग अपनी पर्सनल आइटम्स को शेयर नहीं कर रहे होते। इवन टॉवल जैसी चीज या टिश्यू जैसी चीज को भी वो शेयर नहीं करते। उसके पीछे ये अवेयरनेस होती है उनमें। ट्रीटमेंट में आपके पास एंटी वायरल मेडिकेशंस हैं जिन्हें आप यूज करके इसकी आउटब्रेक को कम कर सकते हो। आउटब्रेक से मुराद ये है कि अगर आप लोग कोई ट्रीटमेंट यूज नहीं करते हो तो आप देखते हो कि एक पर्सन से ये डिजीज बहुत जल्दी उसके सराउंडिंग कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाती है और वो फिर चीज बढ़ती चली जाती है। तो हम कहते हैं ये एकदम से फैल रही है, इसका आउटब्रेक हो गया।
अगर हम एंटीवायरल मेडिकेशन यूज करें तो हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन खतरनाक बात यह है कोई परमानेंट क्योर नहीं है हमारे पास इसका। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिसकी वजह से इसके ट्रांसमिशन के जो रिस्क है, चांसेस हैं, वो कम हो जाए। ठीक है। थर्ड, आपके पास वेरी कॉमन डिजीज पाकिस्तान में, अगर आपको याद हो, आजकल में पोलियो की मुहिम चल रही है। ठीक है। और वो पोलियो मुहिम क्यों चल रही है, आज हम ये पढ़ते हैं। पोलियो वायरस जो है, ये वजह है पोलियो की। पोलियो का पूरा नेम है पोलियोमिलाइटिस। पोलियो वायरस जिस जीनस से बिलोंग करता है, इसका नाम है एंटीरोवायरस। 3 तरह के पोलियो वायरस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। हर एक में पोलियो कॉज करने की एबिलिटी है। फर्क सिर्फ आता है इनकी विरुलेंस में, यानी कि ये कितना सीवियर पोलियो कॉज करते हैं। ठीक है, उस चीज में फर्क आता है। ट्रांसमिशन कैसे है, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से भी हो जाती है। अगर पोलियो वायरस का पेशेंट है और एक हेल्दी इंडिविजुअल या बच्चा उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो उसमें ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। या फिर आप देखते हो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी म्यूकस या फ्लेजम जो है उससे, बलगम से राब्ते में आने से भी हो जाता है, जो कि उसके माउथ या नोज से आ रहा होता है, या फिर उसके फेसेस के थ्रू। ये कुछ ट्रांसमिशन के सोर्सेज हैं। ठीक है। वायरस जो है ये हेल्दी पर्सन में जब एंटर होता है तो उसके माउथ या नोज के थ्रू होता है, और ये चीज आपने याद रखनी है कि वो उसके थ्रोट में जाके मल्टीप्लाई करता है और वहां से पहुंचता है इंटेस्टाइन में, और यहां भी थ्रोट के साथ इंटेस्टाइन में ये मल्टीप्लाई करता रहता है। यहां से ये एब्जॉर्ब होता है ब्लड और लिम्फ के अंदर, और फिर ब्लड और लिम्फ जो है इसे स्प्रेड करते हैं बॉडी के अंदर। स्पेसिफिकली ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और नर्वस सिस्टम में भी आप लोगों ने ग्रेड 10 में पढ़ा होगा, 12 में दोबारा पढ़ोगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम है ना, इसके मोटर न्यूरॉन्स को ये स्पेसिफिकली डैमेज करता है। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल को लेके जाते हैं मसल्स और ग्लैंड्स तक, जिनकी वजह से आप में मूवमेंट होती है। यही वजह है कि जब मोटर न्यूरॉन्स पोलियो के पेशेंट में डैमेज हो जाते हैं तो आप देखते हो कि वो मोटर न्यूरॉन बॉडी के जिस मसल तक नर्व इंपल्स लेके जा रहे होते हैं वो मसल जो है अपनी मूवमेंट लूज कर देता है। ब्रेन स्टेम क्या है, ये भी आपके ब्रेन का पोर्शन होता है जिसे हमने ग्रेड 12 में पढ़ना है। इस दौरान आपके पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और सीवियर केस इसका ये होता है कि वो जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। सिम्टम्स क्या आते हैं, सिम्टम डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी है और आपके पास जो वायरस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहां पे इफेक्ट कर रहा है। इस लिहाज से आपके पास सिम्टम्स डिफर करते हैं। हमारे पास 2 स्टेजेस हैं, बल्कि 3 स्टेजेस हैं जी, इन्हें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपके पास है एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। यहां क्या हो रहा है कि ज्यादातर पोलियो इन्फेक्शंस जो हैं आप देखते हो उनमें किसी किस्म की सिम्टम्स ही अपीयर नहीं हो रही होती, तो ये आपके पास एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो जाता है। सेकंड कैटेगरी आती है माइनर इलनेस, जिसे आप नॉन पैरालिटिक पोलियो बोलते हो। कुछ इंडिविजुअल्स में हम देखते हैं कि जब पोलियो वायरस एंटर होता है तो इतना सीवियर इन्फेक्शन तो नहीं होता, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक भी नहीं होते, तो उनमें फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, जैसे बुखार हो जाना, गले में दर्द, हेडेक है, या नोजिया मतली का महसूस होना। थर्ड अब आती है सीवियर केस, जिसको आप कहते हो पैरालिटिक पोलियो, जिसमें हम कहते हैं फालिज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है। ये स्मॉल परसेंटेज ऑफ केसेस में ही होता है कि पोलियो का वायरस इतनी सीवियर केस तक जाए कि वो पैरालिटिक पोलियो में कन्वर्ट हो जाए। यहां क्या होते हैं, वायरस अटैक करता है नर्वस सिस्टम को, जिसकी वजह से मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, या इवन आप देखते हो अगर सीवियरिटी ज्यादा है तो पैरालिसिस हो जाती है। पैरालिसिस में क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स या आपके न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। जब वो न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो उन्होंने जिन मसल्स की कंट्रैक्शन करवानी होती है उन मसल्स की कंट्रैक्शन नहीं हो पाती, तो आप देखते हो आपकी बॉडी का वो पार्ट मफलूज हो जाते हैं। नुकसानदेह बात एक तो ये है कि वो मफलूज हो गया, दूसरा ये कि जब आप मफलूज हो गए हो, आपका बॉडी का वो हिस्सा फिर एक लंबे अरसे तक जब यूज नहीं ना होता, तो वहां पे आप देखते हो बॉडी का वो पार्ट वीक होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जिसकी वजह से सीवियरिटी बढ़ती जाती है। अब पोलियो वायरस किस हिस्से को इफेक्ट कर रहा है उस लिहाज से हमने इसे डिफरेंट नाम दिए हुए हैं पोलियो को। अगर तो आप देखो आपकी जो लिम्स हैं ये इफेक्ट होती हैं
तो आप इसे कहते हो पैराप्लेजिया। ऊपरला जिस्म ठीक है, लेकिन नीचे वाली दोनों टांगे जो है वो उनमें पैरालिसिस हो गया, फालज हो गया, आप चल नहीं पा रहे। ये है पैराप्लेजिया जो हम अपनी सोसाइटी में ज्यादा कॉमन देखते हैं। दूसरा आपके पास रेयर केस आता है बल्बर पोलियो। बल्बर पोलियो में क्या होता है कि वो अभी जो हमने पीछे हिस्सा पढ़ा ब्रेन स्टेम, वहां पे ये वायरस अटैक करता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, ब्रीदिंग मसल्स हैं, यहां पोलियो हो जाता है, जिसे आप कहते हो बल्बर पोलियो। और थर्ड पे आपके पास आता है क्वाड्रीप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया को आम अल्फाज में हम जनरली कह देते हैं आपकी नेक से नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है ना सारा ही, यानी कि आपका हेड जो है, नेक, इसके बाद जितना भी बॉडी पार्ट है वहां पे पैरालिसिस हो जाती है। लेकिन मोर स्पेसिफिकली हम कहते हैं हमारे चारों लिम्स और कुछ हद तक हमारा जो ट्रंक वाला एरिया है ये भी इफेक्ट हो रहा होता है। इसे आप कहते हो क्वाड्रीप्लेजिया। प्रिवेंशन क्या है? हम सबको पता है, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर आपके पास पोलियो मुहिम चल रही है, जिसका मकसद क्या है? लोगों के अंदर वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप करना इस पोलियोमिलाइटिस के अगेंस्ट। कहते पोलियो की जो वैक्सीन है ना ये बहुत इफेक्टिव है, तकरीबन 90% तक हम देखते हैं कि ये अपना इफेक्ट शो करती है कि पॉपुलेशन के 90% लोग जिनमें पोलियो वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जाती है वो इस वायरस से महफूज रहते हैं। क्योर कोई नहीं है, वैक्सीनेशन जो है वो प्रिवेंटिव मेजर है, होने से पहले ही अपनी एहतियाती तदाबीर के तौर पे वैक्सीनेशन करवा लो। खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये पोलियो वायरस हो जाता है, फिर आप देखते हो उसका कोई इलाज नहीं है, बेहतर हल यही है कि टाइमली वैक्सीनेशन करवाई जाए। ठीक है, आपके पास जो स्पॉटिव ट्रीटमेंट इसमें यूज किया जाता है, एक तो ये स्पॉटिव ट्रीटमेंट से मुराद है कि पोलियो हो चुका है। अब एक पर्सन को जब ये पोलियो की डिजीज होगी है तो अब क्या करें? अब आप ये कर सकते हो, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स यूज करो। हमने एक अभी टाइप पढ़ी ना जिसमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो फिर आप वेंटिलेटर्स के थ्रू आर्टिफिशियली उन्हें लंग्स को पंप करवा रहे होते हो ताकि वो ब्रीदिंग करते रहे और वो जिंदा रहें। या फिर आप देखते हो उन्हें फिजिकल थेरेपी करवाई जाती है ताकि जिन पार्ट्स में फॉलेज हुआ है वहां के मसल्स जो हैं वो बहुत जल्दी वीक ना हो, उनके मसल्स को रिकवर करने के लिए हम फिजिकल थेरेपी भी करवाते हैं जो एटलीस्ट उनके मसल्स को बहुत जल्दी डिटीरियोरेट नहीं होने देती। इसके अलावा आप हीटिंग पैड्स या वार्म टॉवल्स यूज करते हो उन मसल्स की दर्दों को या स्पैज्म को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, जब मसल एक लंबे अरसे तक यूज नहीं होता तो आपको वहां वीकनेस के साथ पेन भी होती है। उस पेन को आप कैसे कम कर सकते हो? हीटिंग पैड्स यूज करो या वार्म टॉवल्स यूज करके वहां अप्लाई करो। या आपके पास अगर बहुत एडवांस केस हो गया है जहां आप देखते हो कि आपके पास लिम्ब जो है उनमें पैरालिसिस आ गई है, तो फिर पेशेंट को व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती है ताकि वो मूव कर सके। फोर्थ और लास्ट डिजीज हमने जो आज कवर करनी है वो है लीफ कर्ल डिजीज ऑफ कॉटन। इसे आप कॉटन लीफ कर्ल डिजीज भी बोलते हो। नाम से कुछ आइडिया हो रहा है कि कॉटन प्लांट में ना जब ये डिजीज होती है तो आप देखते हो उसमें कुछ कर्ल लीफ लाइफ स्ट्रक्चर बनते हैं, उसके पत्ते आपको कर्ल मिलते हैं, स्ट्रेट फॉर्म में नहीं मिलते। कॉटन कर्ल लीफ डिजीज जो है ये आपके पास गोमा वायरस स्पीशीज कॉज करती है। ठीक है, जिसमें कहता है ऑल ऑफ विच इनसाइड सिमिलर सिम्टम्स इन कॉटन। ये जितनी भी स्पीशीज के मेंबर हैं ये सब एक तरह से सिमिलर डिजीज ही कॉज करते हैं। ये स्पीशीज जो है आती कैसे है कॉटन के प्लांट तक? तो आपके पास एक कॉमन फ्लाई होती है, व्हाइट फ्लाई, जिसको यहां डायग्राम में दिखाया गया। ये असल में व्हाइट फ्लाई जो है इसका नाम है बेबिसिया हेबेसी। ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कॉटन लीफ तक लेके आती है। ठीक, कहते हैं इनोकुलेशन के 2 से 3 हफ्तों के बाद हम देखते हो हमें इसकी सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होती है। इनोकुलेशन कहते हैं जब वायरस बॉडी में एंटर हो जाता है, उसके 2 से 3 हफ्तों के बाद हमें इस डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। इस दौरान क्या होता है कि आपके पास जो यंगेस्ट लीफ होता है उसमें डीप डाउनवर्ड कपिंग होती है। पहले तो वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, कपिंग के दौरान। उसके बाद आप देखते हो कि या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड कर्लिंग होती है लीफ मार्जिन की। जो लीफ के मार्जिन हैं इनमें डाउनवर्ड या
अपवर्ड कर्लिंग होती है, और इसकी वजह से आपके पास इनेशंस बनते हैं वेन्स के ऊपर। इनेशन क्या है, ये देखो, ये आपके पास असल में जिस हिस्से को मैं सर्कल कर रहा हूं ना, इसे छोड़ के बाकी का लीफ है। अब वो जो पीछे पड़ा हुआ बड़ा लीफ है ना, इसकी किसी वेन से आप देखते हो ये एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। मैं कह रहा हूं कि वो जो मेन लीफ है, इसकी वेन से एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना है। मैं इसको लीफ नहीं कह रहा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन कंपैरेटिवली ये लीफ से सिंपल होता है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है, एक छोटा सा आप कह लो पत्ता ही बनता है, एक स्मॉल सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेन लीफ की वेन से बन रहा होता है, इसे आप कहते हो इनेशन। तो आप कॉटन लीफ कर्ल डिजीज में देखते हो कि आपके पास इनेशंस बन रही होती हैं लीफ की वेन्स पे, ठीक है, जो आपके पास कप शेप लेकिन लीव लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है। ये देखें जी, यहां पे भी है, यहां पे ये वो डार्क पोर्शन है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है कि आप सबसे पहले तो वो कल्टीवर्स यूज करो जो इस डिजीज के अगेंस्ट टॉलरेंट होते हैं। कल्टीवर्स हम प्लांट से रिलेटेड जब ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो यहां हमारी मुराद कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट नहीं। ऐसे प्लांट जिनके ट्रेड्स, जिनकी खसूसियात हमें पसंद होती हैं, जिसकी वजह से हम उनकी ब्रीडिंग ज्यादा कराते हैं, तो कहते हैं आप ऐसे कल्टीवर्स यूज करो जो कि टॉलरेंट होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं इस डिजीज को, जिनमें आप देखते हो व्हाइट फ्लाइज जो हैं वो इतना इन्फेक्ट नहीं कर रहे होते। इसी तरह आप अच्छी सीड्स को, हेल्दी ट्रांसप्लांट्स को यूज करो, और जो इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं उन्हें वहां से रिमूव कर दो खेतों से, फील्ड से। यहां जो वर्ड यूज हुआ है हेल्दी ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट हम बॉटनी में प्लांट से रिलेटेड तब यूज करते हैं जब आप शुरू के अंदर बेबी प्लांट को, सीडलिंग को एक सेफ एनवायरनमेंट में ग्रो करते हो, फिर उसके बाद आप उसे किसी और एरिया में ट्रांसफर कर देते हो, उसे आप ट्रांसप्लांट कहते हो। तो आप पहले तो जो सीड्स को ग्रो कर रहे हो वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में करो, जहां पे आपके पास व्हाइट फ्लाइज के इंफेक्शन कॉज करने के या इस वायरस को ट्रांसफर करने के चांसेस कम हो, उन्हें आप फिर अपनी फील्ड्स में, खेतों में उगाओ। तो तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम, क्रॉप रोटेशन करो। क्रॉप रोटेशन आप बोलते हो कि एक दफा आप कोई और फसल उगाते हो, अगली दफा आप कोई और फसल उगाते हो। इससे भी ये होता है कि आपके पास वो इंसेक्ट्स जो स्पेसिफिकली किसी एक फसल को टारगेट करते हैं ना, जब आप रोटेशन करते हो क्रॉप में, तो उनके वहां उस एरिया में बार बार अटैक करने के चांस कम हो जाते हैं। एक ही फसल बार बार उगाओ तो आप देखते हो वो स्पेसिफिक इंसेक्ट वहां ज्यादा मौजूद होता है, लेकिन जब आपको अगले सीजन में कोई और फसल उगाते हो तो उसके लिए वो फूड कम होता है, तो आप देखते हो वहां पे वो ज्यादा देर उसकी कंसंट्रेशन या पॉपुलेशन ज्यादा नहीं रहती। तो हम क्रॉप रोटेशन से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप रोटेशन के दौरान इस चीज का ख्याल रखा जाए कि आप उन प्लांट्स को लगाओ जिन पे व्हाइट फ्लाई ग्रो नहीं करते या अटैक नहीं करते, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि आप टोमेटो प्लांट जो है, टमाटर का प्लांट, इसके करीब कॉटन का प्लांट ना लगाओ क्योंकि ये व्हाइट फ्लाइज को ससेप्टेबल होता है। लास्ट में इंसेक्टिसाइड्स यूज करो, यानी कि ऐसे केमिकल्स यूज करो जो इन व्हाइट फ्लाइज को किल करते हो। यहां पे हमारा एसएलओ कंप्लीट हो चुका है बच्चों। लास्ट में हमारे सारे एसएलओ को एक टेबल के अंदर समराइज किया गया, ठीक है। सिर्फ वही तमाम बातें हैं जो हम ऑलरेडी कर आए हैं। पॉजिटिव एजेंट है, सिम्टम है, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है, प्रिवेंशन है और ट्रीटमेंट है। सब कुछ आपकी आसानी के लिए एक टेबल में इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको अच्छे से रट्टा लगा सको, समझ के। याद तो आपने इसको क्रैबिंग से ही करना है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर रहा होगा। आपने इसके साथ मौजूद वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक को अटेम्प्ट करना है। ये वो हमारे एसएलओस हैं जिनकी हमने इन 5 डिमांड्स को पूरा किया। कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।